नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट्स में। सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं दुनिया भर के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपके खर्चे या आपका इनकम या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, आपकी सैलरी, आपकी बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे घट सकती है, बढ़ सकती है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो अगर ऐसी वीडियो पसंद है आपको तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी अभी लाइक कर लीजिए। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से और यह है रुपए के बारे में। अब रुपए को डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी नेशनल करेंसी रुपया है। जो भी हम एसेट ओन करते हैं या कमाते हैं वो रुपए में कमाते हैं। तो जो भी हमने आज तक कमाया है, अगर रुपए की वैल्यू गिरने लगेगी तो जो हमारा एसेट है जो रुपी में डिनोमिनेटेड है उसकी वैल्यू भी कम होगी, राइट। तो ये एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो इंडियन रुपी जो है ये फ्रेश लो पे आ चुका है 88.4 अगेंस्ट यूएस डॉलर थर्सडे को। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है इंपोर्टर्स के द्वारा। सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल टैरिफ्स जो हैं यूएस के आगे आ सकते हैं, इसकी वजह से इंपोर्टर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्टिव हैं। दूसरा, टैरिफ्स की वजह से लगातार अगर आप देखोगे जब से ये अनाउंस हुए हैं तब से रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। तो टैरिफ एक ऐसा न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं रुपए की डिमांड को कम करता है, डॉलर के डिमांड को बढ़ाता है। एंड ये एक कंसर्न है इंडिया के लिए। इसके अलावा एक बड़ा कंसर्न ये भी है जो लगातार शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को 1 महीने से ज्यादा हो गया है जो वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लगातार इंडियन स्टॉक्स वो बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब तक नहीं रुकता, जब तक इसमें रिवर्सल नहीं आता तब तक बड़ा मुश्किल है कि आप देखोगे कि रुपया एकदम से मजबूत होने लगेगा। तो इस कैलेंडर ईयर अगर आप देखोगे तो रुपया 3.2% गिर चुका है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इस वक्त एशिया में। और इंडियन रुपी जो है ये भी अंडर परफॉर्म कर रही है दूसरे एशियन करेंसीज को, और रिकॉर्ड लो है इस टाइम पे ड्यू टू सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। जो यूएस डॉलर का सप्लाई डिमांड है वो इम्बैलेंस है। प्राइमरी ड्राइवर्स यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इंपोर्टर्स द्वारा बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो ट्रेड डिफिसिट इंडिया का बढ़ रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड यूएस टैरिफ जब आए तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं अभी से रुपए में कमजोरी नजर आ रही है। तो रुपया थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे जब इन्होंने एक्टिवली ये ट्वीट किया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है ये हो सकती है अभी, ऑल्दो ये अभी फ्रेजाइल है अमिड परसिस्टेंट डॉलर डिमांड एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। बट अगर एक दिन भी कोई कंफर्मेशन आती है, अच्छी न्यूज आती है, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखने को ऐसे में मिल जाती है कई बार। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने करीब करीब 12 बिलियन डॉलर्स में कह सकता हूँ कि बेच दिया है ऑफ डोमेस्टिक डेट एंड इक्विटी दिस फार। इस साल की अगर बात करें अभी तक की। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है और रुपए को बचाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लिक्विडिटी ड्रेन है बाय आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशन ये बड़ा है जुलाई में, अगस्त में, जहां पे कैपिटल फ्लोज अब नेगेटिव हो चुके हैं। तो टैरिफ एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगेन, जिसके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज ज्यादा हैं जो बाहर से पैसे कमा रही हैं उनको ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कंपनीज है आपके पोर्टफोलियो में जिनको बाहर से काफी कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, लेट्स से रॉ मटेरियल्स या कुछ भी, उनके लिए तो देखिए इशू रहने वाला है। कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे उनके कॉस्ट जरूर बढ़ेंगे। बात करता हूँ अगले आर्टिकल की और यह है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। तो ये पिछला आर्टिकल रुपी का था, तो ये तो बहुत सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करने वाला है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके फॉरेन के लोन्स हैं क्या, क्योंकि लोन्स आपने लिए थे डॉलर में, अब डॉलर में ही पे करना होगा। तो अगर डॉलर बहुत मजबूत हो गया तो लोन भी ज्यादा पे करना होगा, कॉस्ट बढ़ेगा अगर आप इंपोर्ट करते हो, राइट। ये सारी चीजें इंपैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब सेमीकंडक्टर मार्केट की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की। यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी है इंडिया में कितनी, 54.3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये। और एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 साल में, सिर्फ 5 साल में ये पूरी इंडस्ट्री ही डबल हो जाएगी। यस, 103.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी, ग्रो करेगी ऑलमोस्ट 14% के सीएजीआर से। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न्स लोग कमा सकते हैं अगर सही कंपनीज को पिक करते हैं और सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लगता है यहाँ पर हो सकती है। हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको खुद ही देखना होगा किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चिप कैटलिस्ट इंडिया का जो इमर्जिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, यहाँ पे नोट किया गया कि कंट्री शिफ्ट कर रही है पूरी तरीके से एक कंजम्पशन हैवी मार्केट से अब ये जा रही है ग्लोबल कैपेबिलिटी हब की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 80% जो वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी लेस देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है उसे, और ये सिग्नल करता है डेप्थ एट जूनियर लेवल्स, लेकिन लीडरशिप नहीं है हमारे पास। तो मिड टू सीनियर लेवल के लिए जो लोग हैं वो इस वक्त काफी
कम है। तो इंडिया डिलीवर करता है एग्जीक्यूशन स्किल, और जो ग्लोबल फर्म्स हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है कि यहाँ पे सीनियर एनालॉग इंजीनियर्स को ढूंढ पाए, डिजाइन आर्किटेक्ट ढूंढ पाए। तो ये क्योंकि ये मार्केट, ये मैं कहूँगा ये पूरा वर्टिकली मार्केट इंडिया में काफी नया है, तो इससे ये प्रॉब्लम जरूर हमें देखने को मिल रही है कि कंपनीज को एक्सपीरियंस लोग नहीं मिल पा रहे हैं, और ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है बहुत ही बढ़िया है, रिमार्केबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो अभी भी इसे जरूर, मुझे लगता है, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर रिसर्च करनी चाहिए। Helped by GST move, PV sales growth में rebound to 7% by FY27, ये कहना है मारुति का। तो जो GST की मूव आई है, हम ये सोच रहे थे कि ऑटो सेल्स में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। अब देखिए मारुति ने दिया है डेटा, मारुति का कहना है कि जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है वो 7% की ग्रोथ रेट यहाँ पे हो सकती है। कंट्री का लार्जेस्ट कार मेकर है मारुति सुजुकी, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ऑटो सेल्स है वो ग्लोरी डेज पर पहुंच सकती है। मतलब वो दिन जो मजा आ जाता था जब ऑटो सेल्स के रिजल्ट आते थे, फिगर्स आते थे, रिकॉर्ड सेल्स होती थी 7% का। और यहाँ पे एक तो प्रपोज जीएसटी रेट कट है वो ला सकता है कार के दाम को करीब 3.5 से 8.5%। और जो स्मॉल कार सेगमेंट है जहां पे मारुति लीडर है, एक्सपेक्टेड है कि वो तो 10% से ग्रो करने वाला है। तो जो 10 लाख से कम की गाड़ियां हैं इनकी बिक्री एक्सपेक्टेड है सबसे ज्यादा होगी। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, CAGR है ऑटो इंडस्ट्री का, जो हिस्टोरिकली 7% रहा है, अब ये रिस्टोर हमें लगता है ये रिस्टोर होने वाला था 2026-27 तक, लेकिन अब लगता है कि ये और जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आ रहा है फैक्ट से कि जीएसटी का जो कट आया है इसी से 3.5 से 8.5% तक का डिस्काउंट जरूर कंपनी कस्टमर्स को मिल जाएगा। और ये काफी बड़ा एडवांटेज है। 10 लाख की कार में अगर आपको 80,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इट्स अ बिग विन फॉर कस्टमर्स एंड फॉर द कंपनीज, क्योंकि कंजप्शन इससे बहुत अच्छा बढ़ सकता है। तो जरूर ध्यान रखना है, ऑटो सेक्टर को कभी आप मिस मत कर देना इस साल। अब बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मल्टी बैगर रिटर्न्स आए हैं जबरदस्त। पिछले 5 साल में आप उठाकर देख लो, मैन्युफैक्चरिंग जो कोर रहा है बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इसने। और मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल यहाँ पे आया है जो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट होती है एनर्जी की, वो 20 साल के लो पर चल रही है इस टाइम पे। मतलब जो हाई एनर्जी कॉस्ट होता था वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस के लिए, लेकिन अब ये फाइनली बहुत ही सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। पावर और फ्यूल एक्सपेंस करीब सिर्फ 1.98% है नेट सेल्स का ऑफ 2024-25। अगर आप डेटा उठाकर देख लो कंपनीज का, तो जिनकी सेल्स हुई है, ठीक है, उसका सिर्फ 1.898% ही इन्होंने सेल्स का दिया है पावर को, मतलब ओवरऑल पावर यूसेज को, जो बहुत कम है। और ये लोएस्ट डेटा है इंडिया के पिछले 20 साल के टोटल ओवरऑल डेटा में। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, कंजर्वेशन मेजर्स भी लिए गए। इसके अलावा फर्म्स ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है खुद से पावर जनरेट करने के लिए, जैसे सोलर पावर की बात कर लो, आप विंड की बात कर लो, जो 3 से 4 रुपये यूनिट कॉस्ट करती है सिर्फ। तो बिंद्रा ने ऐड किया है कि जो ट्रांजिशन है वो इट इज़ ऑल स्टिल अंडर वे, जहाँ पे एनर्जी कॉस्ट जो है वो और नीचे जाएंगे। एंड कंपनीज ऑलरेडी पे कर रही है अपने रिन्यूएबल प्लांट्स को विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ताकि इंप्रूव करे रिलायबिलिटी। हम जो फॉलिंग बैटरी प्राइसेस है, डिक्लाइनिंग रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ है, इसकी वजह से आगे एनर्जी एक्सपेंसेस इंडिया में और कम हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहने वाला है इंडिया में कंपनी खोलने का। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एनर्जी इंटेंसिव काम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया की वन ऑफ द सबसे सस्ती एनर्जी आपको मिल सकती है, यहाँ पे अबंडेंस में मिल सकती है, अलग अलग तरीकों से मिल सकती है। ये एक बहुत अच्छा पिच रहेगा अगर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर को ये कंपनी को करते हो, राइट। तो ये चीज अब आप कर पाओगे इंडिया में, जब एनर्जी प्राइसेस लगातार हमें नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.9% अहेड ऑफ की रेट डिसीजन। तो यूएस में ब्याज दर डिसाइड होने वाले हैं इस टाइम पे, और सबको एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज दर घटने चाहिए। वहां की मार्केट ऑलरेडी लाइफ हाई पर पहुंच चुकी है, मैं बता दूं आपको। और डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से कमेंट कर रहे थे फेडरल रिजर्व के ऊपर कि भाई ये लोग बेवकूफ हैं, ये इन्हें पता नहीं है क्या करना चाहिए, ये रेट कट्स नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा ज्यादा आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फेडरल रिजर्व यहाँ पे रेट कट करने में कुछ प्रॉब्लम करे, क्योंकि हो सकता है मार्केट, वहां की मार्केट, यूएस की मार्केट काफी
एक बड़ा नी जर्क रिएक्शन दे दे। तो इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है यूएस में, पिछले महीने के डेटा से थोड़ा ज़्यादा आया डेटा। कंज्यूमर प्राइसेस 2.9% इंक्रीज हुए हैं एंड लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि पहले ये 2.7% थे, तो ये बढ़ चुका है। यहाँ पे आप अगर एक्सक्लूड कर दो, मतलब डेटा में से आप हटा दो वॉलेटाइल फूड और एनर्जी कैटेगरी को, तो कोर प्राइसेस भी 3.1% बढ़े हैं, जो सेम है जो जुलाई में थे। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स एक्सपेक्टेड है कि कट करने वाले हैं शॉर्ट टर्म रेट को टू अबाउट 4.1% जो 4.3% चल रहा है। एंड स्टिल जो फिगर्स हैं वो अंडरस्कोर करते हैं चैलेंजेस जो फेडरल रिजर्व फेस कर रहा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर रहा है रिलेंटस प्रेशर जो हमारे इनके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके तरफ से बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर है कि आपको रेट कट तो करना ही करना है। तो इवन दो इन्फ्लेशन ऊपर गया है, स्टिल गवर्नमेंट के रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि हायरिंग भी स्लो डाउन हुई है, हायरिंग में स्लो डाउन आया है। जीडीपी का डेटा तो वैसे ही बेकार चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है लगातार। तो आप अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करोगे तो इकोनॉमी को काफी नुकसान हो सकता है। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से फेडरल रिजर्व रिएक्ट करता है। काफी अच्छा लगेगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा जो भी होता है उसका आउटकम देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।